आप बताइए, जो जो बच्चे सिलेक्ट हैं, जो टीचर्स इनको पढ़ाए हैं, क्या वो हमको पढ़ाएंगे? तब तो ठीक है, इस रिजल्ट का मतलब है मेरे लिए। जो आईटी निकाले और वो सुसाइड कर रहा है, उसका सलूशन क्या है? इतने बड़े सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत सर वो सुसाइड कर लिए। उनको किस चीज़ की कमी थी? अगर किसी बच्चे से आईआईटी नहीं भी हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं जिसका आईआईटी में हुआ वही बहुत बड़ा तीर मार देंगे। जिनका नहीं हुआ है, कई बार वो लड़के आईएएस बन जाते हैं, कई बार वो लड़के बहुत बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। इसका मतलब है कि फोटो सेम है, मतलब आप हैं तो भी अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्या कहते हैं लोग तुम्हें, इसकी तू परवाह न कर, कहते हैं वो कहते रहेंगे, बस तू अपनी राह पे चल। नमस्कार, मैं प्रवीण एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रोवाइडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आईआईटी जेईई, जो कि एक टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, तो आईआईटी जेईई की तैयारी कराने वाले संस्था के फाउंडर डायरेक्टर के साथ बैठे हुए हैं। अगर मैं सर के बारे में बात करूं तो सर ने एक 11 नाम से संस्था बनाया हुआ है, और अगर इनके अचीवमेंट के बारे में बात करूं तो सर ने आईआईटी बीएचयू से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। उसी के साथ साथ सर बहुत अच्छे लेखक भी हैं, सर बहुत बढ़िया कविताएं भी लिखते हैं। तो वो कोई और नहीं है, ब्रजेश सर हैं। तो आइए ब्रजेश सर से मिलते हैं और आईआईटी जेईई से रिलेटेड जो कुछ भी हमारे स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं उस बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। हेलो सर। हेलो। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय प्रोवाइडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दिया। यू आर वेलकम। सर, मेरा जो सबसे पहला सवाल आपसे है वो ये है कि आईआईटी जेईई सर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है। राइट। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आफ्टर 12th या 10th के बाद कोई सबसे पहला टफेस्ट एग्जाम पढ़ता है तो आईआईटी जेईई पढ़ता है। तो सर सबसे पहले तो यही बता दो कि जेईई क्रैक करने का क्या रास्ता है? आखिर ऐसा क्या किया जाए कि जेईई में हम लोग बड़े आसानी से चले जाएं? क्योंकि मुझे लगता है सर कि हर एक बच्चे का ड्रीम होता है जो साइंस से पढ़ाई कर रहा हो और 10th के बाद 11th 12th में हो तो साइंस में जब बायो लेता है तो वो नीट क्वालिफाई करना चाहता है और वो डॉक्टर बनना चाहता है जी। और जब मैथ्स लेता है वो 10th के बाद तो वो पहला उसका प्रायोरिटी रहता है कि वो आईटी में जाए। फर्दर यूपीएससी हो सकता है, उसका कुछ और भी ड्रीम हो सकता है, साइंटिस्ट बनना चाहता हो, एनालिस्ट बनना चाहता हो, ये फर्दर उसके और भी एक्सप्लोर करने की सोच सकता है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या रास्ता क्या है ताकि वो आसानी से आईटी क्वालिफाई करे जी या नीट क्वालिफाई करे जी। तो जो मैं किया हूँ वो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। और जो है, हाँ जी, तो मुझे लगता है कि सर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनको एक्साइटमेंट भी होगी ये जान करके कि आखिर क्या रास्ता है, क्या चीज ऐसी है जिसको करने के बाद आईआईटी आसान लगने लगे। मेरा मानना है कि दो ही लोग आईटी क्वालिफाई कर सकते हैं। एक वो जो आईटी से डरते हैं वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं, पर छोटे छोटे स्टेप बनाने होंगे। आप अपने मंजिल को मत देखिए, वो डराती है तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम आईटी के लिए नहीं बने, हमारा आईटी के लायक नहीं प्रिपरेशन हो रहा है। तो छोटे छोटे स्टेप्स बनाएं, छोटे छोटे कदम बनाएं, उन्हें पूरा करें, गोल बनाएं, डेली बेसिस पे काम करें। तो एक एक कदम आगे बढ़ता रहेगा, वो मंजिल की तरफ ओरिएंटेड रहेगा तो उसे मंजिल मिल जाएगी। और आईटी की बात कर रहा हूँ मैं, नीट की बात कर रहा हूँ। दूसरा, जिनको मंजिल डराती नहीं है बल्कि चार्मिंग लगती है जी, मतलब उसको देख देख के सुन सुन के उन्हें बड़ा मजा आता है, इंस्पायर रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, तो अब उनके लिए वो है, वो स्मॉल कदम ना बढ़ाएं। ये छोटे छोटे गोल की जरूरत नहीं है, वो दिमाग में रखें। एक एलन मस्क की हमें एक इंटरव्यू याद आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो इंटरव्यूअर होता है ना, वो पूछता है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स you motivate, that motivates you, है ना? तो बोलता है कि I didn't get your question। फिर बोलता है कि हाँ which kind of motivation you get to go through to achieve your goal, इस टाइप का। तो फिर बोलता है कि मैं नहीं, मतलब दोबारा बोलता है कि मैं नहीं समझा। तो बड़ा
बड़ा इंटरेस्टिंग उसका आंसर है जो हमको लगता है कि सभी लोगों को समझना चाहिए। जी जी, मैंने नो रिक्वायरमेंट है सर। हाँ अच्छा, हाँ राइट राइट जी सर। तो उसमें है कि देयर इज नो नीड ऑफ मोटिवेशन टू अचीव योर गोल। मतलब आपको जरूरत क्यों है, ये मोटिवेशन कौन सी चीज है? इफ यू वांट टू अचीव समथिंग देन यू हैव टू गेट इट, गो थ्रू इट। मतलब आपको पाना है तो पाना है, मोटिवेशन क्या फिर मोटिवेशन की क्या जरूरत है? मोटिवेशन की जरूरत हमें लगता है उनको होती है जो अपना इंस्टिंक्ट नहीं पहचानते, जो अपने स्ट्रेंथ नहीं पहचानते, और जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है किसी चीज करने में। प्रेशर लेकर वो उनके दिमाग में रहता है कि हमें अचीव करना है। ये जो बैरियर है, समाज के जो ताने बाने हैं, जो बुने हुए फैब्रिक है, तो जब उसको कहा जाता है कि आईटी हमें निकालेंगे तो पैसे मिलेंगे, आईटी निकालेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, आईटी में जाएंगे तो हमें जिंदगी अच्छी मिलेगी, जब ये कनेक्ट करते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि आईटी निकालना है। उनका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ना है उनको बस किसी भी कीमत पर आईटी में जाना है। सर इसमें कहीं ना कहीं जो मेरे को लगता है कि जो ये आईटी का ये इतना बड़ा नाम है, वो बच्चों बेचारों की क्या गलती है? इसका समाज ने माहौल बना दिया है कि आप आईआईटी में हो तो स्टार हो, अगर नहीं हो तो स्टार नहीं हो। सर आपने दो बड़ी अच्छी ऐसी बात बोली। सबसे पहली बात आपने बोली कि अगर आप लगातार काम करते हो, छोटे छोटे टारगेट बना करके, तो आप आईआईटी में जा सकते हो। आपने दूसरी बात बोली कि आप अपने दिमाग में रखो कि आईआईटी तो हो ही जाएगा, काम करो डेली बेसिस पे, और जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हो, जो भी आपका सिलेबस हो, आप उस पर काम करिए, आपको आईआईटी मिल ही जाएगी। राइट। तो मैं वही जो एलन मस्क का था कि यदि आपको पाना है तो फिर पाना है, यदि आपका ये इंस्टिंक्ट नहीं है तो आप, इसका मतलब है आप किसी और की चीज के लिए बने हैं, तो उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा, अपने इंस्टिंक्ट को पहचानना होगा। तो आपका क्वेश्चन था कि क्या वो रास्ता है जिससे आईटी में जाए, तो कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपको हार्डवर्क करना होगा, आपको बहुत डेडिकेटेड रहना होगा, आपको पैशनेटली अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए आपको जो भी टीचर्स आपको बताएं, चाहे जिस तरह से भी इंस्पायर हो, आप हमेशा एक्साइटेड रहना होगा। और जो बात हो रही थी कि डेली बेसिस पे आप अपने टारगेट को पूरा करना होगा। सर अब हम लोग 11 कोचिंग में आए हैं, हम चाह रहे हैं कि हम आपकी कोचिंग संस्था के क्लासरूम्स भी देखें, कैंटीन्स भी देखें, और उसके साथ साथ ये इंटरव्यू भी कर लें, तो हम लोग चल सकते हैं? बिल्कुल श्योर। हाँ ठीक है। ज़्यादा प्रेशर होता है इसके ऊपर, एक तरह से सब्जेक्ट्स के, किसी को फिजिक्स आ रहा है तो केमिस्ट्री आ रहा है, किसी को मैथ्स और केमिस्ट्री आ रहा है तो फिजिक्स में, तो जो कॉम्बिनेशन होता है। जब आप पढ़ते थे उस टाइम पे आप उसको कैसे ओवरकम करते थे? जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं सर, आपको वो कैसे बोलते हैं कि प्रेशर थोड़ा कम करो और गोल ओरिएंटेड फोकस करो? हमें लगता है कि जब आप किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको इतना ज्यादा फोकस होने की जरूरत होती है, चाहे कंसंट्रेशन के थ्रू हो, मेडिटेशन के थ्रू हो, आपको वो भूलना होता है। और मेरा मानना है कि जितना ही आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है किसी चीज में, बिना किसी चीज को भूले हुए, टारगेट किए हुए कि ये आईटी में आएगा कि नहीं आएगा, नीट में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं होगा तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, ये सब भूल के जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी रिकॉलिंग फैक्टर बढ़ जाती है। तो जब एग्जाम में आप वो जब फेस करेंगे उस क्वेश्चन को तो रिकॉल हो जाएगा। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि वो कैसे बैलेंस करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे बैलेंस करते हैं। बहुत सारे बच्चे आगे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक पढ़ते हैं तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा पढ़ते हैं तो तीसरा छूट जाता है। तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि एक टाइम शेड्यूल बना लें वो, और थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर लें, लेकिन हमेशा आप, मेरे पापा कहते थे कि आप हमेशा एग्जाम में बैठे रहते हैं, मतलब आप अपनी स्पीड को कोचिंग के टेस्ट से नहीं बढ़ा सकते। आपको क्लास में क्वेश्चन कोई दे रहा है टीचर, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि 1.5 मिनट के अंदर हमें करना है, जितना तेजी से कर सकते हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको ग्रास्प कर सकते हैं, जो फिनोमेना है उसको रिसीव कर सकते हैं। लेकिन आपको 1.5 मिनट के अंदर जो कुछ करना है करना होगा। आप घड़ी तो नहीं दे सकते कि 1.5 मिनट में हो रहा है कि नहीं, बस अनकॉन्शियस माइंड को आपको ध्यान रखना होगा कि हाँ बस करना है तेजी से।
बाकी आपके पास बार बार घड़ी देखेंगे तो टाइम मिलता है। 90 सेकंड के अंदर अंदर जो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपके हिसाब से वो जेई में जाने लायक है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही नहीं, उसे वो घड़ी तो देख के 90 नहीं कर सकता, बस एट द बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में रहना चाहिए कि तेजी से करना है। वो कभी भी टेस्ट किसी की स्पीड नहीं बढ़ा सकते, किसी कोचिंग के 15-20 टेस्ट। आपको क्लास में आपको बिहेव करना होगा स्पीड बढ़ाने के लिए, और आपको घर पे शीट को 60 क्वेश्चंस को टारगेट करना होगा कि हमें 90 मिनट और 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में हमें उसको खत्म करना है। और हाउ शुड आई अचीव मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम क्वेश्चंस, ये वाला उनके दिमाग में रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी क्वेश्चन में फंस गए तो आप अपना घर पे 4 घंटा दे रहे हैं, उसी में 3 घंटा दे रहे हैं। आपको टेस्ट की तरह बिहेव करना होगा। सर जो आपने सबसे बड़ी बात बताई हमारे व्यूअर्स को कि अगर आप जेई में जाना चाहते हैं तो आप कोचिंग में तो पढ़ो ही पढ़ो, उसके साथ ही साथ आप अपने रूम पे जाओ। अगर आप दूर दराज से आए हैं तो अदरवाइज आप घर पे जाओ, और घर पे भी आप 60 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करो। कोई एक क्वेश्चन अगर आपका फंस गया है तो आप उसको सर डाउट सेशन में या क्लास में पूछ सकते हैं। नहीं बिल्कुल, यदि डाउट, मेरा तो मानना है कि डाउट सेशन मतलब मेरा, जैसे आप मेरे से क्वेश्चन करें कि वो कौन से बच्चे हैं जो सब कुछ तैयारी करते हुए भी सिलेक्ट हो जाते हैं, यदि ये क्वेश्चन आपका हो इस तरह का, तो मैं यही कहूँगा कि हर एक के अंदर अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होते हैं। जी सर। तो वीकनेस यदि आप अपना दूर नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सिली मिस्टेक्स हो, चाहे कैलकुलेशन आपका वीक हो, चाहे स्पीड आपका कम हो, चाहे कहीं कॉन्सेप्ट आपका मिस्टेक हो, यदि आप उसको दूर नहीं कर रहे हैं, श्योर है कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगा। तो हर एक के अपनी वीकनेसेस होते हैं, आपको उस पर काम करना होगा, और हमेशा उस पर अटेंशन रखिए कि आपको दूर करना है एट एनी कॉस्ट। हाँ जी सर, ये मुझे लगता है कि एक काफ़ी अच्छी सर आपने बात बताई कि अपने वीक पॉइंट को भी नोट कर लें, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी नोट कर लें। राइट। हाँ। जब भी हम जेई के पेपर में बैठते हैं या नीट के फाइनल पेपर में बैठते हैं तो ये बड़ी काम आने वाली है। राइट राइट। हाँ ठीक है सर, जब भी यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से बच्चा आता है, शुरुआत के जो कुछ दिन होते हैं आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए, उसमें वो काफ़ी होपलेस फील करता है। तो सर आपका क्या मानना है, उस बच्चों को कैसे अपना ये जो लैंग्वेज प्रॉब्लम कह लीजिए या शुरुआती दिनों में ऐसा लगे कि वो पीछे जा रहा है, तो उस प्रेशर को कैसे ओवरकम करना चाहिए, क्या मानना है आपका? आपने भी तो बहुत सारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाए भी होंगे, उनके प्रॉब्लम को समझा भी होगा, और इवन बहुत सारे यूपी बोर्ड के बच्चों को आपने पढ़ा करके आईआईटी में भी भेजा होगा। तो सर क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे उसको ओवरकम करेंगे? देखिए, एक तो हाई स्कूल तक यूपी बोर्ड से मैं खुद ही था। अच्छा सर, मैं भी हूँ। अच्छा ओके। तो मैं सारे टेक्निकल टर्म्स, जो साइंटिफिक टर्म्स हैं, वो सारा मैं हिंदी में भी जानता हूँ और इंग्लिश में भी जानता हूँ, क्योंकि मैं 10 तक तो यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम से था, फिर 11th-12th में सीबीएसई बोर्ड था। जी सर। तो दोनों चीज़ें जानता हूँ, इसलिए मैं बच्चों की दिक्कतों को समझ सकता हूँ, और कुछ भी मेरे से पूछते हैं उसकी मीनिंग तो बता पाता हूँ। दूसरा, हमें लगता है कि साइंस के जो फिनोमेना है, साइंस का अपना लैंग्वेज नहीं होता, वो तो हम लोग अपना आपस में बनाए हुए कम्युनिकेशन का एक मीडियम। जी। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हिंदी में भी वही है, बस वर्ड्स उसके अपने अलग हैं लैंग्वेज में, लेकिन जो फिनोमेना है, जो कह रहा है वो सेम है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फ्रेंच में भी वही है, स्पेनिश में भी वही है, चाइनीज में भी वही है, हिंदी में भी वही, भोजपुरी में भी कहेंगे तो वही कहेंगे। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, पर दिक्कत ये होती है ना कि जब आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, कोई टीचर ऐसा बोल रहा है, फ्लुएंटली इंग्लिश में ही बोला जा रहा है, आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप रिलेट ऐसे कर लेते हैं कि हमको इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि इंग्लिश नहीं आता है। जबकि सच्चाई ये नहीं है। फिजिक्स यदि आपको नहीं आ रहा है तो लैंग्वेज के कारण नहीं, बल्कि आपका इमेजिनेशन वीक है, आपका रियलाइजेशन कमजोर है, आपको अपने रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब बच्चा, अच्छा ये पैदाइशी होता कि नहीं, आपको डेवलप करना होता है। जब धीरे धीरे आप ये करेंगे तो आपका फिजिक्स अच्छा होने लगेगा, और लैंग्वेज तो कुछ दिनों की बात होती है। किसी बच्चे को होता है ना, मोगली वाला नहीं, जंगल बुक एक मूवी है, वो बच्चा जंगल में ही उसे पाल पोस के भेड़िया और ये सब करते हैं, तो वो अब वही कल्चर जानता है, बाकी तो नहीं जानता। सर तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं आया था तब आईआईटी जेई का चकाचौंध, ऊपर से लगातार इंग्लिश, जो असाइनमेंट मिल रहे हैं वो भी इंग्लिश में। तो उस टाइम में शुरुआत के 1-1.5 मिनट लगा, भाई मैं कहाँ आ गया, ये इतना इंग्लिश, सारे लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, मोशन बोल रहे हैं, हम लोग गति पढ़ के आए हैं, ठीक है, इस तरह का हम लोग बल पढ़ के आए हैं, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, तमाम ऐसे वर्ड पहली बार हमारे सामने आ रहे हैं। तो थोड़ा सा होपलेस फील होते हैं सर, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि मैं खुद भी बीटेक किया जब, तो ओवरकम तो होना ही था, तो अब तो मेरे लिए भी ठीक है। बट उन बच्चों के लिए आपने सब ठीक मैसेज दिया है कि आप जैसा इन्वायरमेंट बनाएंगे,
चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। आपको चीज़ें अगर नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लैंग्वेज इशू है, आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ठीक बात सर, आपने काफ़ी अच्छा आंसर किया। और यही नहीं, हमको लगता है ना कि जब एडमिशन लेते हैं बच्चे, तो मैं उसमें एडमिशन टाइम में उनको बताता हूँ, बोलता भी हूँ कि देखो ये जन्मों जन्मांतर से इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम चली आ रही है। यदि पिछले साल उसके पिछले साल लगातार हर साल 10 साल के बच्चे आते रहे हैं यूपी बोर्ड के, तो तुम भी वो आए हो। बच्चों की दिक्कत रही है तो तुम्हारी भी होगी, बच्चों की दिक्कत दूर हो जाती है 1-1.5 महीने बाद तो तुम्हारी भी दूर हो जाएगी। बच्चे मेहनत करके सिलेक्ट होते हैं तो तुम्हारा भी होगा। हाँ, अब ये कहोगे कि एक्सक्यूज बनाओगे कि तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम इंग्लिश में पढ़ के नहीं आए थे, ये तो झूठ बोल रहे हो। क्योंकि आपके पीछे जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, वो धीरे धीरे बच्चे सीख जाते हैं। और एक और मैं उनको बोलता हूँ कि यदि चाइनीज में पढ़ाया जाता आपको, तो आपको शुरुआती वाला आपको ABCD वाला आपको अल्फाबेट सीखना होता, फ्रेंच में पढ़ाना होता तो आपका एक सब्जेक्ट रहा होगा। इंग्लिश आप पढ़ के आए, फेमिलियर है, मतलब अ बॉडी इज मूविंग, तो हमको लगता है कि समझ में आ ही रहा होगा, अ बॉडी इज मूविंग, रैट इज रनिंग। तो यही सब चीजें उसमें हो रही होती हैं। हाँ, कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं 20-25, साइमल्टेनियस हो गया, रेस्पेक्टिवली हो गया, इंस्टेंटेनियस हो सकता है कि आपको दिक्कत करे, याद कर लीजिएगा। तो ये मैं उनको बोलता हूँ मोटिवेशन के लेवल पे कि बच्चे आते हैं, उनको दिक्कत होती है तो आपको भी होगी, सब चीज़ें आप उस दौर से गुजरेंगे। और एक और मैं बोलता हूँ कि जब एडमिशन लेता है बच्चा डरा रहता है, तो मैं ये कहता हूँ कि उसी बैच में, उसी क्लास में तमाम बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, तो आप भी एक होंगे। ऐसा तो है नहीं कि CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सब बैठे हुए हैं, आप एक ठो जाके हिंदी मीडियम बैठे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर मोटिवेशन काफ़ी है इतना। मेरे को लग रहा है सर कि जो मस्तिष्क होता है वो सेम ही होता है, कुछ दिन के लिए थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है, लेकिन जे में जाने वाला मस्तिष्क तो यूपी बोर्ड वालों का भी होता ही है। बिल्कुल। अरे मैं बल्कि डेटा देता हूँ, अभी मैं कल ही स्पीच देके आया था। मैं कहता हूँ कि न कास्ट, क्रीड, रिलीजन, फिगर, जेंडर इस पे डिपेंड नहीं करता। एक बच्चा जो होमोसेपियंस में एक बच्चा जब जन्म लेता है मानव जाति में, जो इवोल्यूशन के लैडर में टॉप पे है इंटेलिजेंस में, जब वो पैदा होता है तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स लेकर पैदा होता है, मतलब 100 अरब न्यूरॉन लेके पैदा होता है। उसका इससे कोई मतलब नहीं था कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस कास्ट का, किस पंथ का, क्रीड का क्या है, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप इस स्पीसीज में है, वही सफिशिएंट है। अब सराउंडिंग, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, इन सब चीजें मिलके आपको गढ़ती हैं। उसमें ये यूपी बोर्ड कहाँ से आ गया, हिंदी मीडियम कहाँ से आ गया? कोई लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है कि आप उस लैंग्वेज से हैं तो आप अच्छा नहीं कर सकते। आप हमको बताइए, कोई भी सिविलाइजेशन हो गया, चाहे कोई भी रीजन हो गया, चाहे किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी कास्ट का, क्रीड का, रिलीजन का, महान लोग हर जाति में, हर धर्म में, हर जगह पैदा हुए हैं, हर जेंडर में हैं। लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। मैडम क्यूरी 2 नोबेल प्राइज उनको मिला। तो अब लोगों को अपने थॉट्स बदलने चाहिए। सर, मैंने क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड देखा। हाँ। और मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी है, तो सर स्मार्ट बोर्ड स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करता है, थोड़ा सा मेरे को बता दो, मेरे टाइम पे तो था नहीं। एक तो टीचर के लिए थोड़ा हेल्प ये हो जाता है कि हम लोग जब चॉक से लिखते हैं या फिर इसे इंक से लिखते हैं, तो एक तो हाथ में लग जाता है, चॉक से लिखते हैं तो आप इनहेल करते हैं तो उसमें चला जाता है, लंग्स के लिए प्रॉब्लम होता है। तो इसका फायदा तो एक तो ये है कि टीचर को थोड़ा फायदा होता है। दूसरा, इसमें आप GIF दिखाकर, वीडियो दिखाकर हमें 3D विजुअलाइजेशन, ज़्यादा रिलेटेबल कंटेंट जो है स्टूडेंट्स को डिलीवर। राइट। और पहले से चीजें लिखी हुई, आप पहले से बढ़िया से लिखी हुई चीजें प्रोजेक्ट करके उनको बोल सकते हैं कि राइट ऑन दिस, या फिर सर्कल वर्कल बनाना है उसको जल्दी से आप बहुत सारे ऐप हैं उसको यूज कर सकते हैं। इंटरेक्टिव बोर्ड पढ़ाई हुई चीज़ों को जब आप टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट करते हैं कहीं पे और दूसरी दूर जगह, तो ज़्यादा उसकी साइनिंग क्वालिटी अच्छी होती है, तो वहाँ पे अच्छा दिखता है यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन चीज़ें, ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमें लगता है कि जब ये मोशन कोई चीज़ दिखा रहे होते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे एरोप्लेन जा रहा है, जब ये गिर रहा होता है ऐसे, तो इसकी शिफ्टिंग ज़्यादा आसानी से दिखा पाते हैं कि हॉरिजॉन्टल की के अलाउंग देखो शिफ्टिंग का रेट सेम है पर टाइम, मतलब इंटरवल में, और वर्टिकल में बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से हम ज़्यादा रियलाइज करवा पाते हैं इंटरेक्टिव कोर्स से। थैंक यू सो मच सर, आपने हम लोगों को क्लासरूम में भी दिखाया। बाकी हमारे व्यूअर्स कहेंगे सर तो हम लोग को फिजिक्स पढ़ाने लगे, मैंने डाउट देख रहे थे, फिजिक्स नहीं उड़ा।
सर बहुत बार जब बच्चा घर से बाहर निकलता है या निकलने का प्लान कर रहा होता है तो उसको कन्फ्यूजन होता है कि वो ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन पढ़े। अगर वो ऑनलाइन का प्लान करता है तब भी उसके सामने 5-10 चैनल आ गए, अगर वो ऑफलाइन जाने का भी प्लान करता है तब भी उसके सामने 3 कोचिंग 4 कोचिंग आ गई। सर आपका क्या मानना है, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? क्या बिना कोचिंग का उसका जेईई में सिलेक्शन नहीं हो सकता है? पहला सवाल इसमें। दूसरा सवाल, वो बेस्ट कोचिंग का क्या पैरामीटर रखे कि ये कोचिंग मेरे लिए बेस्ट है? देखिए, हमें लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, टीचिंग के अलग अलग फेजेस हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी माँ से सीख रहा होता है, बोलना, हंसना, चलना उसे माँ सिखा रही होती है, प्राइमरी टीचर वही होती है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता, जो चीज़ें अल्फ़ाबेट्स और कुछ सिखा रहे होते हैं, वर्ड्स, तो उसे ज़बरदस्ती बैठा बैठा के सिखाया जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसे थोड़ा हायर एजुकेशन के नाम में थोड़ा और ऐड करते हैं तो उसे कतराता है, क्योंकि इंस्टिंक्ट उसे अलाउ नहीं करता है कि वो एक काम करे, ये फोर्सफुली कराना होता है। बाद में इंस्पिरेशन के तौर पे उनके अंदर आ जाता है तो करते हैं। मेरा ये मानना है कि जो 11th 12th 9th 10th वाला जो एज है उसके लिए किसी भी कीमत पर ऑनलाइन क्लासेस उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि साइंस, एटलीस्ट साइंस की बात करूं तो आपको खूब डिटेल में जाना होता है, डेप्थ में जाना होता है, आपको समझना होता है, अपने दोस्तों से डिबेट डिस्कशन करना होता है और उसमें कुछ पॉइंट निकल के आते हैं जिसपे कंफ्यूजन होता है तो टीचर से जाके डिस्कशन करना होता है और अपने पॉइंट्स, अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स रेज करने होते हैं और फिर उसके सोल्यूशन मिलते हैं। जी सर। ये कभी भी स्टैटिक फॉर्म में न किताबों में हो सकते हैं, किताब ही बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं हो सकता कि किताब पढ़ लेंगे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। किताबों में वही लिखी जाएंगी जो राइटर समझा हुआ कि डाउट हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं जानता हुआ कितने डाउट हो सकते हैं। वो सारे डाउट को कंसीडर करना संभव नहीं है। तो ना ही ऑनलाइन में पढ़ाया जा सकता है, डाउट क्लियर किया जा सकता है उस लेवल पे जिससे जेईई नीट दोनों निकलता है, और ना ही किताबों से हो सकता है। आपको एक मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी, फिजिकल मेंटर की, फिजिकल टीचर की। अब अगला क्वेश्चन है, एक तो ये आपका आंसर हुआ कि ऑनलाइन बच्चों को 9th 10th में और 11th 12th में तो करना ही नहीं चाहिए। ठीक बात सर। भले ही एक बाढ़ सी आ गई है, पूरा फ्लडेड है, पूरा भरा हुआ है, यही कारण है सर कि मैंने वो क्वेश्चन पूछा। हाँ राइट। और दूसरा है कि वो कौन सी कोचिंग है, फिजिकल क्लासेस में तमाम हजारों कोचिंग है जी सर। सभी अपना बता रहे हैं कि हमारा फर्स्ट रैंक है, 10-10 कोचिंग फर्स्ट रैंक वाले को दे रहे हैं जी। सभी, पूरा पेज भरे हुए हैं कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन देखिए कितना है जी। अक्सर मैं एक बात बोलता हूँ कि टीचर्स ऐसा नहीं है कि हम अच्छे हैं चाहे पर्टिकुलर कोई अच्छा है और दूसरा कोई खराब है या हम खराब हैं। ऐसे आपको अपने लेवल का, अपने तरीके से टीचर ढूंढना होगा जो आपके लिए सही है। और यदि आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है रिजल्ट्स भी जी। तो आपको ये पता करना होगा, कोटा जाइए, दिल्ली जाइए, बनारस आइए, कानपुर, कहीं भी जाइए, लेकिन आप ये ज़रूर कंसर्न रहिएगा कि जो फोटो आप न्यूज़पेपर में या मीडिया, जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं, आप उनसे कहिएगा कि आप बताइए जो बच्चे सिलेक्ट हैं, जो टीचर्स इनको पढ़ाए हैं, क्या वो हमको पढ़ाएंगे? तब तो ठीक है, इस रिजल्ट का मतलब है मेरे लिए। नहीं तो जो टीचर पढ़ाया है वो आपको नहीं पढ़ाएगा, दूसरा कोई टीचर पढ़ाएगा, तो मैं आपके कोचिंग का नाम लेकर और रिजल्ट ये सब देकर क्या करूंगा? मेरे से क्या मतलब है उसका? जी सर। आप किसी भी टीचर से पढ़वाएंगे तो कोटा वोटा टाइप के जगह तो इसी तरह की चीजें हो रही हैं कहीं पे भी, यदि जहाँ पे भी हो रही होंगी गलत है ये। अभी भारत सरकार ने कुछ निर्णय भी लिया है कि 9th 10th के बच्चों के लिए। हाँ सर, क्या लगता है आपको, इस पे क्या मानना है कि ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है? नहीं, हमें तो लगता है कि ये एक तरह से, जैसे आप कहते हैं कि फिजिकल क्लास में, कोचिंग में नहीं जाना चाहिए जी। तो क्या बच्चों को ऑनलाइन क्लास घर में बैठे हुए जब करेंगे कोचिंग, रोक लेंगे आप? वो कैसे रोकेंगे आप? तो इसका मतलब ये सलूशन तो नहीं है जो ये लोग दे रहे हैं। और एक और चीज है, जो गाइडलाइन जिस बेस पे, जिस बुनियाद पे इन्होंने दिया था कि बच्चे आत्महत्या करते, तो 9th 10th वाले कहाँ कर रहे हैं? आप उनपे तो लगाए नहीं जो कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले जो बच्ची सुसाइड की है कोटा में, मेरा अगला सवाल सर उसी पे। हाँ, तो उस पे तो आपने गाइडलाइन नहीं दिया, वो तो 9th 10th, अरे 11th 12th और 12th आफ्टर के बाद हो रहा है वो। बच्चे तो आईटी में जाके, अभी 2 दिन पहले आईटी बीच में बच्चा उत्कर्ष सुसाइड किया है।
जो आईटी निकाले वो सुसाइड कर रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है? इतने बड़े सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत सर सुसाइड कर लिए। उनको किस चीज की कमी थी? हाँ, तो सुसाइड सोल्यूशन ये नहीं है कि आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई को कोचिंग लेवल पे बंद कर दें। हालांकि मैं कई बार बोला भी हूँ कि कोई कोचिंग सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ नहीं है जी। लेकिन स्कूल को सुधारना होगा। क्या स्कूल उस लेवल का हम सुधार पाए हैं? तो वो तो है नहीं। वो तो बच्चे पूरा पम बैंचो पूरा जितने भी पब्लिक स्कूल मतलब प्राइवेट वाले हैं वो तो यही कर रहे हैं। जी जी। सर आपने अभी एक प्रॉब्लम दिखाया कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जेई का प्रेशर, वो आई थिंक जो नोट्स था सुसाइड नोट उस बच्ची का आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, काफ़ी दर्दनाक था। वो लिखती है कि सॉरी मम्मी पापा मैं लूजर हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। सर ये जेई यही अंतिम सोल्यूशन था। जी, यही अंतिम सोल्यूशन है, उसके अंतिम लाइन थे सर। वो झकझोर दिया पहले तो मेरे को। सर इतनी कम उम्र में बच्चों पे इतना प्रेशर, उसके बाद सुसाइड जैसे कदम स्टूडेंट उठाते हैं, आपका क्या मानना है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए? अगर किसी बच्चे से आईआईटी नहीं भी हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि जिसका आईआईटी में हुआ वही बहुत बड़ा तीर मार देंगे। जिनका नहीं हुआ है कई बार वो लड़के आईएएस बन जाते हैं, कई बार वो लड़के बहुत बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। तो सर आपका उन दोनों लोगों के लिए क्या मैसेज है? एक तो जो गलत कदम उठा लेते हैं उनके लिए, दूसरा जो मेरा सवाल है कि जिनका नहीं होता वो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, ऐसा क्या करें कि उनको ऐसा लगे कि हम भी जीवन में कुछ कर सकते हैं? मेरा मानना है कि ये कई बार मैं इसके स्टेप्स भी बताया हूँ। एक्चुअली जब आप इंटरेस्ट के अनुसार चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं और किसी और के ड्रीम को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या किसी फैशन के तौर पे कि ये मज़ेदार है इसको करते हैं, भले ही आपका इंस्टिंक्ट आपको अलाउ न कर रहा हो, तो इंटरेस्ट आपका जब ख़त्म होता है ना तो इरिटेशन होती है। टीचर्स अच्छा नहीं मिला, इरिटेशन होगी, क्वेश्चन नहीं बनेगा, इरिटेशन होगी। तो इरिटेशन होती है, ये ग्रेजुअल शिफ्टिंग होती है। इरिटेशन के बाद उनके अंदर एंजाइटी आती है, गुस्सा आने लगता है कि अरे मेरे साथ नहीं हो रहा, क्या होगा। उसके बाद फ्रस्ट्रेट होते हैं बच्चे, फ्रस्ट्रेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन के बाद डिप्रेशन में जाते हैं और डिप्रेशन के बाद अंतिम रिजल्ट होता है वो सुसाइड वाला। ये ग्रेजुअल शिफ्ट होता है ना, जो साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है, जो अनबैलेंस होने लगते हैं बच्चे। तो मेरा मानना है कि ये जो लास्ट वाला जो दौर है डिप्रेशन और सुसाइड वाला, ये तभी पॉसिबल है जब अपने लाइफ को उस नज़रिए से नहीं देख रहे हैं जिसके लिए नेचर ने आपको बनाया है और आपको इसमें लेकर आया है। एक्चुअली ज़िंदगी है बहुत खूबसूरत, लेकिन लोग कर क्या रहे हैं पता है? एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में, लड़की अब समझ रही है, ऐसे कनेक्ट हो जा रही है कि मेरी ज़िंदगी में ये लड़का है और ज़िंदगी ही लड़का है, ये नहीं मिला तो जिंदगी बेकार है। लड़का यही सोच ले रहा है कहीं पे, कोई सोच ले रहा है कि आईटी है तो जिंदगी है, मतलब आईटी को ही जिंदगी मान रहा है। वो एक किसान है, यदि वो मान के चल रहा है कि मेरा पैदावार हुआ, लोन चुकता हो जाएगा तो जिंदगी है, ठीक आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर नहीं होगा। मैं ये देख रहा हूँ कि आदमी है ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी सफलता, किसी मंजिल के साथ लाइफ को जोड़ ले रहा है, जबकि लोगों को समझना चाहिए कि उसके जिंदगी का एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा है वो। बिल्कुल सही। मतलब मैं एक पोस्ट लिखा था और शेयर भी किया था मैं कि 2 फोटो था, अर्थ एक अर्थ का, नीचे भी अर्थ, और उस पर लिखा था कि अर्थ विदाउट यू, अर्थ विथ यू ना। इसका मतलब है कि फोटो सेम है, मतलब आप हैं तो भी अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता। जी सर। बड़ा हमको इंटरेस्टिंग लगा ये। फिर एक अगले दिन एक और पोस्ट किया, गैलेक्सी में अर्थ की स्थिति, गैलेक्सी विथ अर्थ, एक छोटा सा कण टाइप का होगा, और दूसरा पोस्ट उसी के नीचे फोटो था, गैलेक्सी विदाउट अर्थ, सेम फोटो था। मतलब गैलेक्सी को अर्थ के होने से न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इंसान का पृथ्वी पे होने से कोई संबंध नहीं, उसी तरह से गैलेक्सी में पृथ्वी के ही होने से संबंध नहीं, वैसे ही लाइफ में आईटी मिलने न मिलने से कोई संबंध नहीं है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसमें आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी पर्सन के साथ, किसी लोन या खेत या मुआवजा के साथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं यही जिंदगी है, वहां पे मिस्टेक होता है। तो हमें एथिकली और मोरली बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जो सबसे ज्यादा कनेक्टेड माँ बाप होता है, जब वही प्रेशर देने लगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए। माँ बाप को बीच बीच में इंटरमिटेंटली, फोर्टनाइटली उनको 15-20 दिन बाद इनको जाना चाहिए, बच्चे से मिलना चाहिए और बच्चों को
पीठ सहला के थपथपा के बोलना चाहिए कि आई एम विथ यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, फर्क नहीं पड़ता आईटी निकले ना निकले, नीट निकले ना निकले, तुम अपनी मेहनत करो, अपना बेस्ट दो, बाकी अपने मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश करो, मार्क्स जितना आता है उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करो, बाकी जिंदगी बहुत है, बहुत कुछ करने के लिए है। अब मैं कई बार, अभी जब आप लाइटर नोट पे मैं बोला भी था जब आप आए थे, तो मैं ये बोला था कि मैं तो बहुत सारे आईटीएन को नहीं देख पा रहा हूँ कि इतना अच्छा काम कोई कर सकता है। तो आप आईटीएन तो बड़े हो गए, और बहुत सारे लोगों की मैटर ही नहीं करता कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगे, चाहे आप आईटी निकाले नहीं निकाले, सेटिस्फैक्शन के नाम पे कम से कम ये तो हो रहा है ना कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हेल्प के साथ में पैसे भी आ रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है सर। खुशी तो होती ही है इस बात की कि लोग नए शहर में आते हैं, हम उनकी मदद कर लेते हैं। खुशी तो सर वो अलग लेवल की खुशी होती है। सर मेरा ना एक और सवाल ऐसी चीज़ से रिलेटेड, आजकल जो आईआईटी जेईई की फीस है, नीट की फीस है, कोचिंग संस्था की बेसिकली काफ़ी हैवी है। एक गरीब परिवार का लड़का, एक किसान परिवार का लड़का, सबसे पहली बड़ी बात होती है कि वो आईआईटी जेईई और नीट का सपना देखे। उस सपना को पूरा करने के लिए वो डिसीजन लेता है कि मैं प्रिपरेशन करूँगा। माता पिता हजार प्रॉब्लम में हूँ, उस गरीब किसान का लड़का जेईई में जाने का निर्णय ले लेता है कि प्रिपरेशन करेगा। सर उसके लिए आप एल1 कोचिंग के सर डायरेक्टर हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं, तो सर एल1 कोचिंग ऐसा क्या करती है कि उन बच्चों की मदद हो जाए? हाँ, एक हम बोलते हैं कि समाज के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आपने किया, और इसे बहुत महत्वपूर्ण है यदि मतलब सोसाइटी के एंगल पे देखा जाए तो। मैं बहुत सारी जगह सेमिनार करता रहता हूँ, हर साल लगभग सैकड़ों सेमिनार कर लेता हूँ मैं। तो अभी कल ही मैं कर के भी आया हूँ। बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे मेरी बातें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में न भी आ रहा हो, लेकिन मैं उन्हें बताने की कोशिश ये कर रहा था कि कभी इस बात का रिग्रेट मत करना कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, कार नहीं है, टीवी नहीं है, एलईडी एलसीडी सब नहीं है। जितना ही डिस्ट्रैक्शन कम होगा उतना ही आप लोगों का फोकस ज़्यादा होता चला जाएगा। और आप पन्ना पलट के देखिए इतिहास, मैं ये नहीं कहता कि जो धनी है, जो रिच थे वो नहीं अच्छा किए, वो भी कुछ किए हुए हैं, लेकिन परसेंटेज उनका ज़्यादा होगा जो गुर्बतों के शिकार रहे होंगे, जो बड़ी मुश्किल दौर से गुजरे होंगे। जी सर। तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ये वाला बन पड़ता है, क्योंकि हर बच्चा इस निगाह से देख रहा है कि कोई सहायता उसकी कर दे ताकि वो अपने सपनों की उड़ान भर सके, सपनों को पूरा कर सके। तो यदि सब पहले मुश्किल से तो आईटी नीट का सपना देखता है, वही चीज मैंने और फिर उसके बाद आती है कि अब वो कहाँ कोचिंग करेगा, कहाँ रहेगा, क्या होगा। तो इन बच्चों की जब शिकायत मैं सुना ना कहीं इधर उधर इर्द गिर्द, और जो बच्चे मेहनत करते हैं, रियली में करना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, तो उनका रिग्रेट रह जाता है। जब बड़े जाते हैं तो ऐसे कहते हैं कि मजदूर तो हम बन गए, मतलब 40-50 साल के एज में बहुत सारे लोगों से सुना, लेकिन हम पढ़ने में बड़ा तेज थे, बहुत अच्छे थे, समाज ने मौका नहीं दिया हमको। तो हम लोग, मेरे दिमाग में आया कि यार तो फिर हम लोग को पढ़ाना बेकार है फिर। तो हम लोग बहुत दिन से, लगभग शुरुआत से ही सुपर 40 टाइप का टेस्ट लेते हैं, L1 टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन लेते हैं, यहाँ पे टेस्ट लेते हैं। उसमें हम लोग ऐसा क्राइटेरिया बनाए हैं कि बच्चे सुपर 40 में सेलेक्ट हो जाएं, उनको 1 रुपये स्टडी मटेरियल का, ट्यूशन फी, लॉजिंग फूडिंग 1 रुपये नहीं लगेगा। घर से 1 रुपये लेके आना ही नहीं है, सारा कुछ फ्री है। और मान लीजिए सुपर 40 में आप सेलेक्ट नहीं हुए, थोड़ा जस्ट बाहर रह गए, 90% स्कॉलरशिप ले लीजिए, 80% स्कॉलरशिप ले लीजिए। फीस का 90% आप स्कॉलरशिप कर देंगे, स्कॉलरशिप 10% ही आपको 10% पे करना है। तो मेरा मानना है कि, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं ही कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है दूसरे लोग नहीं करें तो करना चाहिए, और भी तमाम लोग करते होंगे। और यही नहीं, एक और चीज़ बता दूं कि कंपनीज के CSR फंड होते हैं, 2-2.5% ऐसे होते हैं, और उनको यूज़ करना ही होता है NGOs के लिए, समाज के लिए उनको योगदान देना ही है। तो CSR फंड बहुत सारे कंपनीज, टाटा मोटर्स लिमिटेड हो गया, हीरो मोटर कॉर्प हो गया, ये हो गया टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, बहुत सारे मतलब जितने भी कंपनीज हैं सबको करना है। तो हम लोग के पास ऐसे CSR फंड भी आते हैं बच्चों को, खासकर लड़कियों को, हालांकि बच्चों के लिए, लड़कों को भी, बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं मेहनत करके, तो फिर फर्दर कॉलेज या इंस्टीट्यूट में 1 रुपये नहीं देना उनको,
लैपटॉप वही देगा, हॉस्टल फी वही देगा, CSR फंड के थ्रू NGOs देंगे, मतलब इतने पैसे आ रहे हैं तो लोग हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। बच्चे बस उनके दिमाग में रहे, काबिल हो, मेहनत करें, जुनूनी हो, तो हमें लगता है कि हम लोग तो तैयार हैं। और हमको लगता है हर साल सैकड़ों बच्चों को हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं, लॉजिंग फूडिंग दोनों सब कुछ फ्री करते हैं। और उसमें से बहुत सारे बच्चे IIT निकालते हैं। ऐसा सिंगल इंस्टीट्यूट नहीं है इंडिया में, IIT हो, NIT हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, जहाँ पे बच्चे निकल के डॉक्टर इंजीनियर न बने हो, IAS ऑफिसर न बने हो, IFS नहीं बने हैं, IPS सब कुछ बन चुके हैं बच्चे हमारे। NDA में लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। और हर इंस्टीट्यूट में हर साल बच्चे जाते हैं। मतलब यदि मैं कहूँ कि कोई ऐसा नाम लीजिए IIT, एम्स या NIT या कुछ भी, जहाँ पे हमारा बच्चा न पढ़ रहा हो तो आप नाम ही नहीं बता पाएंगे, सब जगह पढ़ रहे हैं हमारे। सर एक शिक्षक के तौर पे ये तो सर बहुत गर्व वाली बात है। बहुत गर्व, तो मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इस फील्ड में किसी भी तरीके से जैसे भी आया, जो भी सेंस उस समय रहा मेरा, मैं उस डिसीजन पे बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं इसमें आया और मैं L1 कोचिंग की शुरुआत किया और इतना बड़ा एम्पायर भी बना, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। जी सर, मुझे लगता है कि जो आपने एक डिसीजन की बात की, जब स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट होता है तो वही एक डिसीजन लेना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर मैं सवालों की तरफ आता हूँ। सर मेरा जो अगला सवाल है, 10th पास करके 11th में पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट ग्रेजुएशन के प्रिपरेशन के लिए JEE के लिए आ जाता है। कई बार शिकायत होता है कि हॉस्टल्स में खाना बढ़िया नहीं मिल रहा है, या हॉस्टल में मसाला ज़्यादा हो गया और वो बीमार हो गया। जब वो बीमार हो गया तो उसके कुछ टॉपिक्स मिस हो गए। आप लोग सर टेस्ट भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो टेस्ट में क्या होता है कि उसके जब नंबर कम आते हैं तो टेस्ट देना छोड़ देता है। सर आपको क्या लगता है कि इन दोनों ही केस में, एक तो स्टूडेंट के टॉपिक मिस हुए हैं, दूसरा है उसको टेस्ट में नंबर ज़्यादा नहीं आ रहा है, आप मैसेज भी करवा देते हैं घर पे, घर से थोड़ी उसको प्रेशर पड़ता है तो टेस्ट में जाता ही नहीं है। सर सही रास्ता क्या है स्टूडेंट्स के लिए दोनों केसेस में? हाँ, एक तो ये है कि हेल्दी रहना, न्यूट्रिशियस फूड लेना, ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि गाइड करें, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चों को तो वैसे भी बहुत कम आइडिया होता है। तो ये इस पे तो काम करना होगा, माँ बाप को भी करना होगा। हॉस्टल वाले को यदि सुन रहे होंगे तो वो भी ख्याल रखेंगे मसाला, तेल मसाला ज़्यादा ना करें ताकि बच्चे बीमार ना हो। बच्चों के लिए भी एक मैसेज है कि जितने भी डिजीज होते हैं उसमें 99% से ज़्यादा वाटर बॉर्न डिजीज हैं, है ना। तो बाहर का जो गोलगप्पा आप चाट पकौड़ी खा लेते हैं उसी से बच्चे बीमार होते हैं, तो बाहर के भी कम खाएं, चाहे हाइजीन का जरूर ध्यान रखें। यानी तो आपके हिसाब से सर जो JEE की प्रिपरेशन का टाइम होता है तपस्या होता है। हाँ, हर चीज से थोड़ा सा ध्यान हटाएं, चाहे बाहर खाने का हो, चाहे कहीं और ध्यान लगाएं, चटपटा हो, घर में हॉस्टल में डिमांड कर रहे हो कि ये नहीं बनना है, तो आप किसी तरह से आपको जिंदा रहना है और थोड़ा हेल्दी रहना है, उसके लिए अपना तरीका अपनाएं। ना कि आप डिमांड करें कि हम तो हॉस्टल में पैसा दे रहे हैं तो हमको तो ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है मसाला चाहिए, एक बच्चा कह रहा है मसाला नहीं चाहिए, वो क्या बनाएगा जरा वो बताओ। तो उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि जब बच्चे का टॉपिक छूट जाता है बीमार होने के कारण और टेस्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं, तो उनको पेरेंट्स के पास वो चला जाता है मैसेज कि आपका बच्चे का मार्क्स कम आए हैं तो अब क्या होगा। जी। तो एक तो पेरेंट्स को भी मैं बोलूँगा कि बच्चे कन्विंस करें कि पापा मम्मी हम बहुत अच्छा कर लेंगे, अगली बार हमारा तो छूट गया, आपको पता ही है कि हम बीमार थे। और हमको लगता है कि माँ बाप इतने अच्छे होते हैं कि समझते हैं इस चीज़ को। दूसरा ये है कि बच्चे को भी ऑनेस्टली इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपका छूट गया है, तो अभी फिलहाल डिजिटल वर्ल्ड है, तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर हम लोगों के वीडियोस अपलोडेड हैं, जो भी पार्ट छूटा हो उसको आप कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने दोस्त से हेल्प ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप किताब भी देख सकते हैं। चौथा ऑप्शन है कि टीचर से थोड़ा टाइम लेकर, पूरा पीरियड का वाला टाइम नहीं हो सकता, लेकिन अलग से आप उस पर बातचीत कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। यदि आप लगेंगे तो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। मैंने 17 सालों में बहुत सारे बच्चों को बीमार होते हुए, टॉपिक छूटते और कवर होते हुए देखा है, और अपने माँ बाप को कन्विंस करते हुए कि हम अच्छा कर लेंगे, हम तो बीमार थे, आपको पता ही, इसीलिए मार्क्स कम आया है। तो ऐसे किया जा सकता है। यानी अगर भूख हो, JEE में जाना है तो किसी भी प्रकार से रास्ता निकलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो भी है, होती हैं, दोस्त की भी मदद ले सकता है, इवन टीचर की भी मदद ले सकता है।
सर मेरा ना एक लास्ट सवाल है सर। पूर्वांचल से, बिहार से, उधर से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। उनका ड्रीम होता है आईआईटीज़ में जाना, कि मैं आईआईटीज़ में जाऊं और एक अच्छा लड़का बनूं अपने माता पिता के लिए। सर आईआईटीज़ में जाने का आपने रास्ता बताया और उसके अलावा आपने हॉस्टल्स में इच्छाओं को लेकर के बात की। सर उन कुछ बच्चे होते हैं जो सारा काम करते हैं, उसके बावजूद उनका जेईई में नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद जो फैमिली का कह लीजिए, सराउंडिंग का कह लीजिए, लोगों की निगाह में वो फेलियर हो जाता है। लोग उसको कहने लगते हैं, अपने तरफ भोजपुरी में लोग कहते हैं गए ना आईआईटी की तैयारी करे, देखा ना का ना घरे बैठल बड़ा। सर उस टाइम पे उस स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? वैसे सच पूछिए तो मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा आंसर देने वाला हूँ। मैंने देखा है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें 9-10th तक स्टैंडर्ड तक जाते जाते बच्चों की रीडिंग हैबिट इतनी हो जाती है कि अच्छी बायोग्राफी, अच्छे नॉवेल्स, मोटिवेटिंग, चाहे फिक्शन भी, वो 20 पढ़ लेते हैं, या थोड़े कम डेवलप्ड है तो भी 10 हो जाता है। हमारे इंडियन की रीडिंग हैबिट 0 है। तो मेरा मानना है कि किताबें जब आप पढ़ते हैं, विंग्स ऑफ फायर पढ़ते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की इनडोमिटेबल स्पिरिट पढ़ते हैं, एल्केमिस्ट पढ़ते हैं, इकिगाई पढ़ते हैं, सेपियंस पढ़ते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़ते हैं, गोदान प्रेमचंद का पढ़ते हैं, उनके प्रेमचंद जी। हाँ, तो आप पढ़ते हैं तो आपको इतना सेंसिबली एक्ट करने के लिए कंटेंट मिलता है और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का नज़रिया मिलता है कि अब जो बेवकूफ़ लोग हैं ना, उसमें माँ बाप को तो इतना कनेक्टेड रहता है कि अननोविंगली बेचारे प्रेशर में आ जाते हैं। माँ बाप भी कुछ बोल देते होंगे क्योंकि उनको जैसी अपब्रिंगिंग मिली थी तो उसके अनुसार बिहेव करते हैं वो। मैं माँ बाप का कम दोष दूंगा, पर दोष है उनका। वैसे ये जो समाज वाले हैं ना, उस पर मैं एक कविता भी लिखा हूँ, अपने ही बेगाने में है भी, कि जो खुद अपने जिंदगी में कुछ नहीं किए हैं वो बताते हैं कि कैसे करना चाहिए। जिनको आईआईटी में और आईटीआई में अंतर नहीं पता होता है वो बताते हैं कि फलाना का आईटी में नहीं हुआ है। हाँ, वही चीज में तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं सुन रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अपने गिरेबान में झांके और कंपैशन जिसे बोलते हैं कि आपको दयालुता का एक भाव रखना चाहिए और म्यूचुअल ग्रोथ होना चाहिए। समाज तभी ग्रो करेगा जब उसके हर एक लोग अच्छे होंगे, और लोग तभी अच्छे होंगे जब किसी की कमियों को उजागर करने के बजाय उसके स्ट्रेंथ को एडमायर किया जाए। और हर एक के अंदर एक अच्छी चीज़ है कि उसका इंस्टिंक्ट होता है ना, कि वो किसी चीज़ के लिए बना होता है, भले ही आइडेंटिफाई अभी नहीं कर पाया। तो जब फेल हो जाता है तो उसको फेल के नज़रिए से नहीं, उसे सीख के नज़रिए से देखिए कि उसने सीखा, फिर वो कभी और कोई और काम करेगा। तो यही कई बार मैं सुनाता भी हूँ लाइंस की, क्या कहते हैं लोग तुम्हें, इसकी तू परवाह न कर, कहते हैं वो कहते रहेंगे, बस तू अपनी राह पे चल। बहुत बढ़िया सर। मंजिल उतनी दूर नहीं है जितनी लगती है वो दूर, मंजिल उतनी दूर नहीं है जितनी लगती है वो दूर, फिर उनकी बातों में आकर क्यों होते हो तुम मजबूर, खुशियां होंगी तेरे दामन में, कांटों से निकलेंगे फूल, कतराएंगे मिलने से वो याद करेंगे अपनी भूल, क्या कहते हैं लोग तुम्हें। बहुत बढ़िया सर। क्या कहते हैं लोग तुम्हें, इसकी तू परवाह न कर, कहते हैं वो कहते रहेंगे, बस तू अपनी राह पे चल। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और आपने सर समाज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को अपने यहाँ से प्रिपेयर करके भेजे हैं जो देश के लिए अच्छा करें। ये हम सभी लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी सर गौरवान्वित कर देने वाला माहौल था। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।